नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ऑलरेडी कई दिनों से काफ़ी तेज़ जो बारिशें देखने को मिल रही हैं और बारिश की वजह से कई जगह पे फ्लडिंग जो है वो भी देखने को मिल रही है। ऐसा भी देखा गया है कि बारिश के अंदर जो नदियों का बहाव है इतना ज़्यादा है कि वो जो ब्रिज है उसके ऊपर से फ्लो करते हुए जा रही है। ये सब चीज़ें करंटली हमें देखने को मिल रही है भारत के अंदर। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट ये जो रेनफॉल है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल इसका कंट्रेरी है, बिल्कुल इसका उल्टा है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो वाटर मैनेजमेंट है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी जगह बारिश हो रही है, लेकिन ये जो सिनेरियो है, ये जो आपको दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये तो अभी के कुछ महीनों की बात है। ये 1-2 महीने जिसमें मानसून आते हैं उनकी बात की जा रही है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो बारिशें देखने को मिलती हैं। लेकिन इन मंथ्स को अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी के जो मंथ्स रह जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो वहां पर कई स्टेट्स ऐसे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर जहां पर पानी की एक बूंद के लिए भी जो लोग तरस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर वाटर जो है वो जब आता है, मतलब कि एज अ रेनफॉल जब हमें बारिश जो देखने को मिलती है, पानी देखने को मिलता है, तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है कि हमारे यहाँ पर जो जितना भी पानी रेनफॉल के थ्रू आता है वो सारा बह जाता है, रन ऑफ कर जाता है जमीन से होते हुए, या तो अंडरग्राउंड चला जाएगा या फिर नदियों और नालों के थ्रू बहते हुए ओशंस के अंदर, या फिर बाहर की तरफ को बह जाएगा। तो मैनेजमेंट की कमी है। ऐसा क्यों है भारत के अंदर कि कुछ महीने जो ऐसे हैं उनमें इतनी ज्यादा बारिश है या फिर इतना ज्यादा पानी है कि फ्लडिंग आ रही है, और कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें क्या सूखा पड़ रहा है, लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि हमारे यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट है उसकी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर वाटर को मैनेज नहीं किया जा रहा है। अब एक चीज तो समझने वाली है, कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कोई चीज अगर आपके पास एक टाइम पर ज्यादा है और एक समय ऐसा आता है कि आपके पास वो चीज खत्म हो जाती है, तो आप ऐसा ही करेंगे कि उस चीज को प्रिजर्व करके रखेंगे। जैसे कि आप पैसे का एग्जांपल लेके रखें, तो कोई भी मंथ होता है, मंथ की स्टार्टिंग में आपके पास पैसे हैं, लेकिन मंथ का जब लास्ट आता है तब तक आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आप किसी और से मांगने पड़ते हैं। तो आप करेंगे क्या? उसकी मैनेजमेंट करेंगे कि आप पैसे को क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कंजर्व करके रखना पड़ेगा, आपको बचा के रखना पड़ेगा, ताकि मंथ के लास्ट तक आपके पास जो पैसा है वो बचा रहे। तो सेम चीज जो है हमें वाटर के केस में भी करनी पड़ती है। आपको अब ये जो वाटर मैनेजमेंट है ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी थोड़े से मैं चीज बता देता हूँ। बहुत सारे इंडिया के विलेज है जहां पर जो पानी है उसकी कमी होती है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर बात करें कितनी रिक्वायरमेंट भारत के अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की, जिनमें उन्होंने कहा है कि अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 695 आपका बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है वाटर की 2050 तक की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर ये जो डिमांड होगी वाटर की वो लगभग 1180 जो है बिलियन क्यूबिक मीटर तक इसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें, जो इंडिया के अराउंड 12% जो सिटीजन्स हैं वो ऑलरेडी आपके उस एरिया में रह रहे हैं, लिविंग इन दी डे जीरो सिनेरियो। इसका मतलब क्या है कि उनको पानी, कई दिन ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर उनको पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होती। तो 12% पॉपुलेशन एक काफी अच्छा खासा नंबर है, इस ऐसे एरिया में रह रहे हैं या फिर ऐसे सिनेरियो से उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसे दिन भी उनकी जिंदगी में आते हैं जब उनके पास पानी की एक बूंद तक नहीं होती है। तो ये पानी का जो क्राइसिस है भारत के अंदर, ये बहुत ज्यादा अच्छे खासे लेवल पे अभी देखने को मिल रहा है। इवन 2023 के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन 2030, 40 और 50 की बात करें तो बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जहां पर पानी की एक एक बूंद जो होगी वो भी काफी ज्यादा मिलनी जो है मुश्किल हो जाएगी। और बहुत सारे एरियाज ऐसे भी होंगे जहां पर क्या है कि कोस्टल एरिया की अगर मैं बात करूं, तटीय क्षेत्र की, जो पानी के अंदर सबमर्ज कर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो दो डिफरेंट सिनेरियो की यहाँ पे बात की जा रही है। एक जगह इंडिया के ही अंदर ऐसी है जहां पर पानी की कमी इतनी हो जाएगी कि पीने के लिए पानी नहीं है, और कुछ हिस्से भारत के अंदर ही ऐसे होंगे 2050 तक, अगर जिस हिसाब से चल रही है चीजें, अगर चलती रही, कि 2050 तक बहुत सारे कोस्टल एरिया जो है आपके जो पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो पानी की जो समस्या है उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी जो हमें मिलता है, जिन सीजन में मिलता है, हमें उसे मैनेज करना जरूरी है और उसी की यूटिलाइजेशन जरूरी है, ताकि जो ये सूखा जहां पे पड़ता है, ड्राइनेस होती है, उस एरिया को वाटर जो है उन सीजन में भी प्रोवाइड किया जा सके जब बारिश ना होती हो। तो उसी के ऊपर आज का हमारा सवाल है, जो कि है डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ द वाटरशेड प्लानिंग विद इट्स
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो वाटरशेड प्लानिंग के बारे में हमें क्या है डिस्कशन करना है। इसको वाटरशेड मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे कि वाटरशेड होता क्या है। आप इस पिक्चर में देखिए कि ये वाटरशेड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ये वाला पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जहां से सारा पानी एक डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। अब आप क्या देखेंगे कि ये वाला पूरा जो हिस्सा है, माउंटेन का जो हिस्सा है, यहाँ पर अगर कहीं पर भी बारिश होगी, कहीं पर भी जो वाटर होगा वो सारा क्या होगा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, चाहे वो किसी भी तरह से आए, नदी के थ्रू, नालों के थ्रू, बारिश के थ्रू, बाढ़ के थ्रू, लेकिन आएगा सारा एक ही जगह को। तो ये सारा क्या आएगा एक जगह में, इस नदी में इसमें आकर मिलेगा और यहां से फिर ये आपका ओशंस के अंदर या फिर दूसरी जगह जाएगा। तो ये पूरा एरिया जहां से पानी आ रहा है, इस पूरे एरिया को हम कहेंगे वाटरशेड। क्योंकि क्या हो रहा है वाटरशेड, अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो वाटर और शेड, पानी का गिरना, तो पानी इस पूरे हिस्से में जहां पर भी गिर रहा है, इस पूरे हिस्से का जो पानी है कॉन्टिन्यूसली क्या है चारों तरफ से बहकर आएगा और एक पॉइंट पर आकर मिलेगा, एक नदी के अंदर आकर मिलेगा और नदी से इकट्ठा होकर बाहर जाएगा। अब ये नॉर्मली नेचर के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो रिवर्स भी आपकी ओरिजिन होती है ना, हिमालय से अगर मैं बात करूं, पहाड़ों से जो रिवर्स ओरिजिन होती हैं, उनका पानी इसी तरह से फ्लो करता है कि क्या होता है कि यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ सभी जगह बारिश हो रही है। अब यहाँ से छोटी छोटी जो नाले हैं वो निकलेंगे, छोटे छोटे नाले निकलेंगे और वो एक बड़ी नदी के अंदर जाकर मिलेंगे। बाद में जो सभी जगह पानी जो है आएगा तो ये जो नदी है इसका साइज इंक्रीज होगा और उसमें पानी जो है ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। फिर यही नदी बाद में जाकर आपकी ओशंस में जाकर गिरेगी। इस पूरे हिस्से को, इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को, ये जहां जहां पे पानी गिर रहा है, ये सारा आपका वाटरशेड हो गया। अब ये जो वाटरशेड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइड लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि एक वाटरशेड का एरिया, मान लीजिए ये वाला जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे पीछे का जितना हिस्सा है वो और इससे आगे का जितना हिस्सा है, ये दो अलग अलग दो वाटरशेड हो जाएंगे। इनको डिवाइड करने वाला क्या है, पहाड़ हो सकता है, एक रिज हो सकता है, मतलब कि एक हाइट होगी जहां से एक तरफ का पानी एक डायरेक्शन में, दूसरी तरफ का पानी दूसरी डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका वाटरशेड कहलाता है। अब इसी को मैनेज करना जब है, इसी के पानी को मैनेज जो करना है, उसी को बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। कि ये पानी आ तो रहा है, नदियों में मिल रहा है, लेकिन यहां से बहते हुए सीधे समुद्र के अंदर जा रहा है और ओशन में जब ये वाटर जाएगा तो फिर ये ह्यूमंस के काम के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ओशन में जाकर मिलने के बाद इस पानी की जो सैलिनिटी है, नमक है, आर्द्रता जो नमक है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो जब नमक इसके अंदर इंक्रीज कर जाएगा पानी के अंदर, तो ना तो ये पीने लायक है, न एग्रीकल्चर के लायक है, ना ही किसी और पर्पस के लिए। सो हमें क्या करना है कि इससे पहले ये पानी आपका ओशंस में या किसी और जगह सी में जाकर मिले, उससे पहले ही हमें इस पानी को इकट्ठा करना है। अब वाटरशेड मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तो वाटरशेड मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि इंसानों के द्वारा ही किया जाए, मतलब हम ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उससे वाटर मैनेजमेंट होगा। ये आपका नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे कि आप क्या करेंगे कि कोई एक नदी जा रही है, एक रिवर जो फ्लो कर रही है, आप उस नदी का जो पानी है उसको डाइवर्ट कर देंगे और यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब या फिर लेक बना देंगे। तो जब आप उसकी तालाब या लेक बना देंगे तो पानी क्या होगा नदी का, यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। अब नदी जो है, हो सकता है नदी ड्राई कर जाए आपका, जब समर या फिर आपका ड्राई सीजन जब आएगा, उसमें हो सकता है नदी का पानी खत्म हो जाए क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि नदी का पानी तो बह रहा था इसलिए खत्म हो गया। यहाँ पर तो आपने पानी जो है उसको रोक लिया है, एक लेक बनाकर या फिर एक तालाब बनाकर। तो जब आप इस पानी को यहाँ पर रोक लेंगे तो ये पानी उस सीजन तक भी रहेगा जब आपके सीजन जो होते हैं ड्राई होते हैं। इसी को आपका वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, ये बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, गांव के कुछ लोग मिलकर भी कर सकते हैं, या फिर एक अकेला इंसान भी कर सकता है। तो ये होता है आपका वाटरशेड मैनेजमेंट कि पानी जो बह रहा है, रन ऑफ है, जो बह के निकल रहा है, उसको मैनेज करना है, उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना है। तो चलिए अब आंसर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको बेसिक सारी चीजें समझ में आ गई है, वाटरशेड के बारे में बात करें, वाटरशेड ऑल्सो कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन और द कैचमेंट एरिया। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया भी आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसको अगर आप समझना चाहें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया में क्या होगा, जितना भी पानी कैच किया जाएगा, क्रिकेट में यूज करते हैं हम शब्द कैच किया जाएगा, तो इस पूरे हिस्से में जितना भी पानी ऊपर से आ रहा है उसको कैच किया जाएगा। ये सारा एक कैचमेंट एरिया है और इसी को ड्रेनेज एरिया भी बोलते हैं। ड्रेनेज एरिया मतलब एक रिवर जो बह रही है,
ये रिवर ड्रेन कर रही है यहाँ से, तो इस रिवर में कहाँ कहाँ से पानी आकर मिल रहा है वो इस रिवर का ड्रेनेज एरिया हो जाएगा। तो जो वाटरशेड है उसे हम ड्रेनेज बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। इज एन एरिया ऑफ द लैंड दैट ड्रेन्स और शेड वाटर इनटू अ स्पेसिफिक वाटर बॉडी। एक ऐसा एरिया जो अपना सारा पानी एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी के अंदर डालता है। स्पेसिफिक बोले तो इस नदी के अंदर डाल रहा है, यह आपका हो जाएगा वाटरशेड। इट इज एन इंडिपेंडेंट ड्रेनेज यूनिट ऑफ द सरफेस वाटर रन ऑफ। और ये सरफेस पे जो पानी बह रहा है उसका इंडिपेंडेंट यूनिट है। मतलब कि ये जो डिवाइड है ना, ऊपर जहां पर ये डिवाइड लिख रखा है, इस डिवाइड से दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है वहां पर कोई दूसरी नदी बह रही हो और इससे पहाड़ से पीछे का जो सारा पानी है वो उसमें जाके मिल रहा हो, तो ये एक इंडिपेंडेंट एरिया हो जाएगा, एक अलग सेपरेट एरिया हो जाएगा। वन वाटरशेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर और द नेचुरल अदर वाटरशेड बाय अ नेचुरल बॉडी कॉल्ड द वाटर डिवाइड और द रिज लाइन। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ये इसको आप वाटर डिवाइड भी बोल सकते हो और ये रिज भी यूज हो सकता है। रिज क्या करता है, दो नदियों के पानी को डिवाइड करता है। जैसे कि बात करें दिल्ली और अंबाला वाला जो रिज है वो क्या करता है, गंगा के पानी को और जो आपकी इंडस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है सतलुज वगैरह उनके पानी को अलग अलग करता है। तभी तो एक तरफ की सारी नदियों का जो पानी है वो अरेबियन सी में गिर रहा है और दूसरी तरफ की नदी का पानी आपका बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है। आगे अगर बात करें तो ये जो आपका वाटरशेड आप समझ गए। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट मींस एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द सरफेस वाटर एज वेल एज द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, जो पानी बह रहा है इसकी कंजर्वेशन करनी है, इसको मैनेज करना है, उसी को आपका वाटरशेड मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके अंदर होगा क्या, इट इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ द सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब है जो सतह के ऊपर पानी बह रहा है। अभी जैसे मानसून की वजह से बारिश देखने को मिल रही है, तो ये सारा पानी जो फ्लडिंग देखने को मिल रही है, जो पानी बह रहा है, नदियों के अंदर घर बह रहे हैं, ये सब चीजें बह रही हैं, ये क्या है, ये सरफेस रन ऑफ है। मतलब कि सरफेस के ऊपर पानी बह रहा है। अंदर अगर कोई पानी बह रहा हो जमीन के अंदर, वहां पर भी बहता है, अगर वहां पे पानी बह रहा हो तो वहां उसको तो हम कंजर्व नहीं कर सकते, वो तो नेचर खुद ही करेगी, क्योंकि हम खोद के उसको कैसे कंजर्व करेंगे, पानी को फिर बाहर निकालेंगे फिर कंजर्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर सरफेस पे पानी बह रहा है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा इट इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ द सरफेस रन ऑफ। उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, वाटर को स्टोर करना है, तालाब बनाकर, लेक बनाकर, टैंक बनाकर, इस तरह से उसको स्टोर करना है, और वाटर की इक्वालिटी को इंप्रूव करना है। यह भी वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर आता है कि हो सकता है कि जो पानी बह रहा है किसी नदी का, जैसे एग्जांपल है यमुना रिवर की बात करें, तो यमुना रिवर में जो पानी बह रहा है वो पानी दिल्ली तक आते आते बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है कि वो पानी किसी लायक नहीं रहता। अगर हम उसकी मैनेजमेंट करना भी स्टार्ट करें दिल्ली के अंदर तो क्या फायदा होगा, पानी तो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, केमिकल्स बहुत ज्यादा है, गंदा बहुत ज्यादा है, ना पीने लायक है ना इरिगेशन के लायक है। तो इसी के अंदर वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर ये भी होता है कि वाटर की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करना है। किस तरह से, हमें वो जो एरियाज है वो देखने पड़ेंगे कहाँ से जो पोल्यूशन है उस रिवर के अंदर ऐड हो रहा है और उसको टारगेट करना पड़ेगा, वो पोल्यूशन रोकना पड़ेगा। तो एक ये भी चीज आएगा। और उसके बाद क्या होगा, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर थ्रू दी परकोलेशन टैंक्स, रिचार्ज वेल, स्टोन वॉल, चेक डैम्स, लेक रूफटॉप कलेक्शन। अब ये सब चीजें क्या है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। किस तरह से करेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब जमीन के अंदर हम क्या करते हैं कि जब आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर जो होल है वो डिग किया जाता है जमीन के अंदर, एक जो गड्ढा है वो किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमने बोर करवाया है, और उससे पानी जो है वो बाहर खींचा जाता है, सक किया जाता है, बाहर खींचा जाता है, और फिर वो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए। अब उससे होता क्या है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, मान लीजिए वो पहले जमीन से 10 फीट की गहराई पे था, कि 10 फीट आपने गहरा गड्ढा किया और वहां से पानी निकल आया, आपने पानी यूज कर लिया। अब जब आप कंटिन्यूसली उसको यूज करते रहेंगे तो वो ग्राउंड वाटर जो पहले 10 फीट पे आपको मिल गया था वो बाद में जाके 30 फीट पे मिलेगा, क्योंकि वो डिप्लीट कर रहा है, कम हो रहा है। अब उसको रिचार्ज कैसे करेंगे, दोबारा ऐसा कैसे करेंगे कि वो 30 फुट से दोबारा 10 फुट पे आ जाए, तो उसके लिए उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज कैसे करेंगे, एक जगह पे पानी, अगर बहता हुआ पानी बहते हुए निकल ही जा रहा है तो फिर वो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर किसी जगह पे पानी खड़ा है तो वो धीरे धीरे करके जमीन के अंदर ही जाएगा, तो उससे क्या है, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो वो हमें करना है। वेल्स मतलब आपको कुएं बनाने हैं, कुआं भी आपका जो होते हैं, कुएं होते हैं, वेल होते हैं, वो भी आपके ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज करने का काम करते हैं।
स्टोन वॉल मतलब कि आपको एक दीवार बनानी है, एक पूरा टैंक सा बनाना है जिसके अंदर क्या है पानी को स्टोर करके रखा जा सकता है। चेक डैम्स, ये चेक डैम्स कौन सी है? जितनी भी डैम्स बनाई जाती है, जरूरी नहीं है, डैम का मतलब होता है रुकावट, ओके। तो जितनी भी डैम बनाई जाती है उसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि सभी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करेंगे। कई इरिगेशनल डैम्स भी होती है, सिर्फ सिंचाई के लिए भी यूज की जाती है, ताकि आसपास के एरिया जो है वहां पे एग्रीकल्चर अगर करना हो तो उनको पानी जो प्रोवाइड किया जा सके। इरिगेशन डैम, लेक्स बनाई जाएगी, झीलें बनाई जाएगी। रूफ टॉप कलेक्शन, रूफ टॉप कलेक्शन का मतलब राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो राजस्थान में आपका ये वाटरशेड मैनेजमेंट का एक टंका नाम का एक तरीका है। टंका जिसे कहा जाता है, टांका या टंका उसे कहा जाता है। होता क्या है कि घर जो होते हैं उनकी छतों पे जब बारिश बहुत कम होती है, तो जब भी बारिश हो रही है उस छत के ऊपर जितना भी पानी गिरेगा उस सारे पानी को कलेक्ट किया जाएगा और उसे पाइप के थ्रू घर के साथ, जैसे ड्रेनेज पाइप होती है छत से निकलती है, वैसी पाइप के थ्रू उसे लाया जाएगा और साथ में जो जमीन है वहां पर एक गड्ढा करके वहां पर स्टोर किया जाएगा। तो ये आपका रूफ टॉप प्रोजेक्ट होता है जिसमें रूफ टॉप से क्या है पानी को कलेक्ट किया जाता है। तो ये तरीके हैं जिस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट है जो वो पॉसिबल किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका एक वाटरशेड मैनेजमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से पानी आएगा और ये जो एरिया बना रखा है इसके अंदर पानी को कंजर्व करके रखा जाएगा। यहाँ पर पानी साफ भी होगा, इरिगेशन के लिए भी यूज हो सकता है, पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ड्रिंकिंग के लिए भी और अदर काम के लिए भी। वाटरशेड मैनेजमेंट इज द कंजर्वेशन, जनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ द ऑल रिसोर्सेज, बोथ नेचुरल सोर्सेज एंड द ह्यूमन सोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विद द वाटरशेड। तो वाटरशेड मैनेजमेंट एक्चुअली में हुआ क्या कि कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ द वाटर, पानी का एक अच्छा यूज करना है, प्राकृतिक संसाधनों का जो है अच्छा यूज करते हुए, जैसे कि जो तालाब होते हैं वो भी आपका एक वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाएगा। अगर आप खुद एक तालाब बनाते हैं, जैसे गांव के अंदर बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट चलते रहते हैं कि गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए उनसे जो तालाब है उसको भी बनाया जाता है, तो वो जो तालाब है आप भी बना सकते हैं। नेचुरली अगर कोई ऐसा डाउन एरिया है जहां पे पानी इकट्ठा होता है तो वो भी तालाब ही होगा, तो वो भी हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करते हुए लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स के लिए जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी करवाना ही वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। अब अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये कितनी तरह के होते हैं, तो देखिए ये इनके साइज के अकॉर्डिंगली इनके टाइप हैं। सबसे पहले अगर बात करें मिनी मतलब एक छोटे से साइज का जो आपका 100 हेक्टेयर के अंदर अंदर होगा, तो इसका अगर एग्जांपल ले तो एक छोटा सा तालाब आप उसको मान के चल सकते हैं। उसके बाद माइक्रो होगा जो 100 से 1000 होगा, फिर उसके बाद मिली होगा जो 10,000 तक होगा, फिर सब वाटरशेड और सबसे बड़ा आपका ये आपको देखने को मिलेगा माइक्रो जो कि 50,000 हेक्टेयर से बड़े एरिया में होगा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है, बड़े साइज के जो होते हैं। तो ये आपके टाइप्स हैं जो कि एरिया के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग है, शेप के अकॉर्डिंग है। आगे अगर बात करें इसका पर्पस क्या होगा, आधी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसका पर्पस आपका पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। मैंने बताया आपको पानी का यूज तभी हो सकता है अगर वो पीने लायक हो, यूज करने लायक हो। तो पोल्यूशन अगर उसके अंदर होगा तो वो यूज करने लायक नहीं होगा। तो पोल्यूशन कंट्रोल भी है, वाटरशेड मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। पानी को स्टोर तो करना है लेकिन साफ पानी को स्टोर करना है। उसके बाद मिनिमाइजिंग द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जरूरत से ज्यादा पानी का क्या है उपयोग या फिर दोहन नहीं करना है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी का यूज किया जाए। एक्सेसिव वाटर जो है वो यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपको जितना जरूरी था आपने यूज कर लिया, लेकिन हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे पानी नहीं मिलता, तो उनके लिए पानी जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वाटर स्टोरेज, फ्लड कंट्रोल, चेक सेडिमेंटेशन। फ्लड कंट्रोल कैसे, अब ये बिल्कुल लॉजिकल बात नजर आती है। अब इस टाइम पर आप देखें इतनी सारी जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो होकर बह रही हैं, लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर उन नदियों का वाटर जो है एक सेपरेटली नदी से ही एक अलग से जो है कैनाल बनाकर, नहर बना के उसे किसी दूसरी जगह पर स्टोर करके रखा जाता, तो एक्सेसिव वाटर जो फ्लो करता हुआ जा रहा है नदियों से, उनको स्टोर करके रखा जा सकता था और ये पानी बाद में यूज किया जा सकता था। अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है जो कुछ दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है, उसके बाद आप देखेंगे नदियों में जो पानी का लेवल है बहुत नीचे गिर जाएगा, फिर हमें पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो क्योंकि फ्लड कंट्रोल भी होता है इससे, जो एक्सेसिव पानी है उसको स्टोर किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन मतलब जो नदी के पानी के अंदर बहुत सारा जो सेडिमेंट्स आते हैं, पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, उसके ऊपर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। अब बहुत सारा अगर पानी फ्लो करेगा तेजी से, उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी मिट्टी होगी, पत्थर होंगे, और वो क्या होंगे आपके
नदी के पानी के साथ फ्लो करते हुए आएंगे, लेकिन अगर आप पानी को एक डायरेक्शन देंगे तो आप उस सेडिमेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन को। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जब पानी बहुत ज्यादा बहता है आपका, नदियों के किनारे जो है, नदियां अपने किनारों से ऊपर बहना शुरू करती हैं, आसपास के 10-10 किलोमीटर के एरिया में फैल जाती है नदियां, तो उससे वाइल्ड लाइफ जो होती है उनको नुकसान होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो एनिमल्स हो, नदियों के साथ वो बह जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसकी प्रिजर्वेशन। इरोजन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल के इरोजन को भी रोका जा सकता है। अभी आप देख पा रहे होंगे जब नदियां बह रही है तो अपने किनारों को काटते हुए बह रही है। जो किनारा पहले आप मान के चलिए कि 40-50 फीट का, अगर मैं नॉर्मल बात करूं 50 फीट या फिर 100 फीट का मान लीजिए आपका जो किनारा है वो था पहले, अब वो नदी जो है उसको ब्रेक करते हुए 400-500 फीट का जो एरिया कवर करते हुए चल रही है, तो इरोजन भी देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर जो है वो भी हमें क्या है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करना है। अब ये हमारी जो चीजें थी वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि रिवर्स को कनेक्ट करना, पहली चीज तो ये कि अलग अलग रिवर्स को कनेक्ट करना, उनके पानी को एक जगह स्टोर करके रखना, ये सब आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है। ये आपका जो प्रोग्राम है, द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने इंप्लीमेंट किया था 2009-10 के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि 55 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द रेनफेड लैंड जो है उसको बनाएंगे 2027 तक वाटर मैनेजमेंट के अंदर। 55 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को लेकर आएंगे किसके अंदर, रेनफेड एरिया में, जो मतलब जहां पे बारिश होती है उस एरिया में वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो किया जाएगा, उसको इंटरकनेक्टेड किया जाएगा, ताकि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है उसके पानी को कंजर्व किया जा सके। ये आपका जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सेकेंड लार्जेस्ट वाटरशेड प्रोग्राम है पूरे विश्व का। सबसे ऊपर चाइना, उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें तो भारत का जो टारगेट सेट किया गया है, ये सेकंड नंबर पे बनेगा आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर। आगे अगर बात करें, इट एनवेजेस रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ये प्रोजेक्ट का काम क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस इसको रिस्टोर करना है बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग द डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द सॉइल वेजिटेशन कवर थ्रू द वाटरशेड मैनेजमेंट इनिशिएटिव। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि वाटरशेड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम ऑब्जेक्टिव आपके इन प्रोग्राम्स के हैं। द प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट एंड इट फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। 90 से 10 का रेशियो है, मतलब कि 90% क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, 10% जो स्टेट्स हैं वो पैसा लगाएंगे। इन 2015 यही जो आपका प्रोजेक्ट था, विद द ऑन फार्म मैनेजमेंट स्कीम एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज सबज्यूम्ड विद द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यही जो आपका प्रोग्राम था, इसको आपका लिंक कर दिया गया किसके साथ, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसके साथ 2015 के अंदर। अब जो क्योंकि वाटरशेड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ सिंचाई नहीं है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। सॉइल कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, इसको लिंक कर दिया गया आपका जो ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था 2009 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अब ये तो हो गया एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। इसके अलावा अगर और बात करें तो ये दूसरा इनिशिएटिव देखने को मिलता है, कई सारे इनिशिएटिव है। हरियाली जो है ये भी आपका एक अलग इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट sponsored by the central government which aims at enabling the rural population to conserve the water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation। अब देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन इसके अंदर जो आम जनता है उनके भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ये जो हरियाली प्रोजेक्ट था स्टार्ट किया गया था गांव के लिए, रूरल एरिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि वहां पर इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए ये हरियाली जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था। अब सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या क्या ये करता है, तो आप अब तक आप समझ गए होंगे। पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, वाटरशेड मैनेजमेंट हेल्प्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, इरिगेशन में हेल्प करता है। आगे अगर बात करें कि और इसमें क्या क्या चीजें जो हमें आगे देखने को मिलेंगी, ये क्या करता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बिल्ड लोकल पार्टनरशिप, डेवलपमेंट ऑफ द लोकल पार्टनरशिप लीड टू द ग्रेटर अवेयरनेस एंड सपोर्ट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कि अगर जनरल पब्लिक
और गवर्नमेंट मिलके काम करे तो इसमें जो डेवलपमेंट है या फिर इस प्रोजेक्ट को इजीली जो टारगेट्स है उनको अचीव किया जा सकता है। अवेयर इंडिविजुअल ऑफन बिकम मोर इन्वॉल्व एंड डिसीजन मेकिंग प्रोटेक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ सरकार ही इसके ऊपर काम करे, वो सरकार को भी काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन वो करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअली हर एक गांव के अंदर एक ऐसी संस्था बनाई जाए, कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो हर गांव में क्या है इस तरह का वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, तो गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने की। हर गांव के पास, हर एक तहसील के पास एक अपना प्रोजेक्ट होगा जहां पे वो वाटर को मैनेज करेंगे, वाटर्स को स्टोर करके रखेंगे, तो इजीली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस गांव की तहसील की वो पूरी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं जो आगे की जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। जो वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है उसमें आप ये सब चीजें ऐड कर सकते हो। आगे अगर बात करें, हमारे द्वारा जो है एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 2999 का कोर्स है। इसके अंदर आपको हमारे जो टीओ और एटीओ के लिए है सारे प्रीमियम लेक्चर्स मिल जाएंगे, सिस्टमेटिकली मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इवन ऑडिट जो आपका हो जाएगा या फिर हरियाणा जीके, वो सब करवाया जाएगा। आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर आप हमारी ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे, वहां पर भी जा सकते हैं। ये जो आपका कोर्सेज है, एक तो जैसा मैंने आपको बताया 2999 का कोर्स मिल जाएगा आपको, और उसके अलावा आपको 7999 का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपके प्रीमियम लेक्चर्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, जो बुक्स होंगी स्पेसिफिकली टीओ के लिए, और आपका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी, हमारे द्वारा टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, उनकी आंसर कॉपी जो चेकिंग है वो भी हमारे द्वारा ही की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहित राठी जी की कॉपी है, ये ऑलरेडी एटीओ है। सो इस तरह से आपकी जो आंसर कॉपी है वो चेक की जाएगी, आपको मार्क्स है प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके आंसर को रिव्यू किया जाएगा, और जो इंप्रूवमेंट हो सकती है उसके बारे में बताया जाएगा। किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।